मम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हो कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। आपको पता है आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपका जितना कर सकता था, अब मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी तो यह भाई के मुंह से सब सुनकर हक्का बक्का रह गई और वह बोली, मोहित, तुम यह क्या कह रहे हो? जानते हो ना, हम माँ बेटी का दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे भाई? भाई ने कंधे उचकाते हुए बोला। मम्मी, मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या करोगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती है मुझे आपकी कितनी परवाह है। मम्मी बोली, मोहित, अगर तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी अनाथ बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ हो, ऐसे ना करो। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई। वह कहने लगी, मोहित, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें आराम से जीने नहीं देगी। यह बहुत झूठी है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बयान कर दी, मगर मजाल है जो उन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लगी है। मोहित भाई कहने लगा, हाँ मुस्कान, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं नहीं मोहित, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते, ना दो, मगर घर से जाओ ना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी तो है जिसके साथ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई गंदी निगाह ना डाल सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, मम्मी देख ले, आपके पास टाइम है सोचने का। आप हमें इस घर में देखना चाहते भी है या नहीं? इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, मम्मी, उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। यह घर आपके नाम पर है। यह दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्चा निकल आएगा। तो हमने उनका क्या करना है? मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, सिया, तुझे मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ था, मगर मम्मी ने की वजह से चुप कर गई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस बात का पता था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बड़ा चिढ़ती थी। इसका बस चले तो यह हमें घर से निकलवा दे। पापा जब जिंदा थे तो उस टाइम भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाल रखे थे। भाई हर बार अपनी पत्नी की साइड लेता था। तब पापा कहते कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि यह दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पापा बड़े भविष्य जानकर आदमी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता हो चुका था। यह भी पता चल गया कि उनके बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। पापा की मृत्यु को 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे अपनी आंखें फेर ली थी। उन्होंने मम्मी के इलाज आंखें के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। मेरी मम्मी एक शुगर पेशेंट थी और उनको थायराइड भी था। उन्हें रोज़ दवाइयाँ खानी होती थी, मगर जब भाई ने पैसे देने से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दिया था। उसकी वजह से मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर
मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें मूंद ली थी और अब हमारे खाने पीने के खर्चे से भी परहेज कर रहा था। साफ शब्दों में कहो तो वह अपना चूल्हा चौका भी अलग करना चाहता था। अपनी विधवा माँ और अनाथ बहन जिनका कमाने वाला कोई नहीं था, भाई हमारा एक सहारा था। मम्मी बेहद परेशान थी। वह चुपचाप आंसू बहाए चली जा रही थी। मैंने उनको बार बार दिलासा देती रही, मगर मेरे हर दिलासे पर वह मुझसे यही कहती, सवाल करती थी कि हमारा क्या होगा, हमारे खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा। मैं चुप भी थी क्योंकि मम्मी के सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। चुप होकर माँ बेटी अपनी ही परेशानी में खोई रही। जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रौब से बोली, आज किचन में कोई जाएगा या नहीं? ऐसा लगता है किसी की मैयत पड़ी है यहाँ पर जिसका शौक मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6वां महीना लग चुका है। इन दिनों में औरतों को वैसे ही भूख बहुत लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी जब हमने कुछ खाया ही नहीं तो पकाकर क्या करना? हमारे पास तो ना पैसे है जिससे आपके लिए सब्जी भी ले आए और ना ही गेहूँ है जिससे आपके लिए रोटी बना करके एक भाई सहारा था, वह भी आपने छीन लिया है। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाइए और खाइए, हमें तंग ना करें। भाभी बोली, सिया तुम बहुत ही बदतमीज और बेशरम हो गई हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्दी डिवोर्स लेकर हमारे सर पर आ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज हूँ या आप इतनी बेशरम हो। आपने किस तरह एक माँ से उसके कलेजे का टुकड़ा उसका बेटा छीन लिया है। उस टाइम से डरिए जब भगवान आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी कैंची जैसी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर आ चुका है। उसने जब मेरे शब्द सुने तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मैं तो थर थर काँपने लगी थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागते हुए कमरे में चली गई थी। मम्मी मेरे पीछे आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी। वह कहने लगी, सिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले हैं क्योंकि तुमने मेरे पोते को श्राप दी। तुम्हारी कोई भी शिकवा शिकायत थी तो भाभी से कह लेती। उस नन्ही मासूम जान ने तो कुछ नहीं किया था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम उसको बस दुआएं देने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं भागकर मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी मुझे पता नहीं चला मेरे मुंह से यह सब कैसे निकल गया। मेरा मतलब यह नहीं था। वह छोटे से बच्चे को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान के प्रकोप से बचा रही थी, वह डर जाए और हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखे। आपको तो पता है उन्होंने भाई हमारे खिलाफ किया है। मैं चाहती थी जैसे उन्होंने भाई को हम सबसे अलग किया है, इसी तरह भाई का दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। मम्मी तो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वह मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, मम्मी अगर यह रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो किचन में चली जाए। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दो।
मम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहने लगी, हाँ हाँ मोहित, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी मुझे छोड़ा कमरे में बाहर चली गई। मुझे लगा शायद उन लोगों का दिल मौम हो गया हो। जो बात है कि खाना मम्मी ही बनाएगी, उसका यही मतलब था कि खाना 4 लोगों के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगी थी। मैं कमरे में अंदर अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतज़ार था, वह कब मेरे कमरे में आएगी और मुझे आकर खाना देगी। यूं ही इंतज़ार करते करते रात हो गई। जब मम्मी कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठी थी, मगर यह देखकर दंग रह गई। मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मेरा खाना कहाँ है? मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही, किचन में खाना तो मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम तो अगर मैं किसी गैर के किचन में जाकर करती तब भी वह 2 रोटी सब्जी का कटोरी ज़रूर देता, मगर अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना, अपनों के सब ज़मीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर मम्मी के पास आ गई। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सर हिला दिया। यह देखकर मेरा कलेजा ही फटकर रह गया था। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी। मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया और बोली, क्या बात है? मम्मी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वह कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें मालूम है ना, जब तक एक आदमी किसी घर में होता है वहाँ की औरतें महफूज रहती हैं। अगर घर में आदमी ना हो तो वह दूसरे मर्दों का रास्ता मिल जाता है और फिर लोगों बातें भी बहुत बनाते हैं ना। इसलिए मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना जिसे तुम्हारा भाई नाराज होकर इस घर को छोड़कर चला जाए। मैं मम्मी आप फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं आपको ज़्यादा दुख नहीं दूँगी, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। कृपा थी कि आंगन खाली पड़ा था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। पूनम आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है? तुम इस टाइम हमारे घर कैसे आई हो? मैं बोली, आंटी मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा कि भाई ने मेरी और मम्मी का खर्चा उठाने के लिए मना कर दिया है। आज सारा दिन किचन में काम करती रही, उसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटियां बना कर दी और सब्जी भी दिया। मैं उनकी कृपा करके घर वापस आ गई। मम्मी को खाना दिया तो वह भी बहुत खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिना वजह हाथ फैला दिया। मेरा दिल नाराज़ है कि तुम्हें मांगना पड़ा। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना मजबूर नहीं देखा। तुम इसे बेइज्जती ना समझो। दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, सिया मुझे तुम्हारी ज़ुबान से बहुत डर लगता है। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करवाओगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं बोली, मम्मी जब अपनों से ही बेइज्जत हो जाए तो दूसरों से लगता है तुम ज़रूर मेरे लिए तमाशा खड़ा करोगी। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर दिया है तो अब तुम भी इस नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी यह बातें मुझे तकलीफ़ में डाल देती है।
क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि यह बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह आंटी हमारे घर आई। उन्होंने मम्मी के हाथ पर 5,000 रुपये रख दिया था। मम्मी ने वह पैसे लेने से मना कर दिया तो आंटी ने अब मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वह कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो मुझे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। पैसे लेना नहीं चाहती थी मगर फिर उन्होंने पकड़ लिए थे। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वह बहुत जल्द उनके पैसे लौटा देगी, उन्हें वापस लौटा देगी। आंटी ने हाँ में सिर हिला दिया था। वह कहने लगी, मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इस पैसे को कबूल कर लो। मम्मी चुप हो गई थी। आंटी के जाने के बाद मम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आई थी। मम्मी अपना खाना बना लिया था। भाभी भूखी कमरे में पड़ी उस इंतज़ार में थी कि कब खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने आएगा। मैंने आज मम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी, सिया मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत अच्छा आदमी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने को इस तरह ना हारने दे, नहीं तो लोग आपको कुचल कर चले जाएंगे। मम्मी चुप हो गई थी। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वह चुपचाप कमरे में बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा दी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खा लिया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा बीता था कि किचन से बर्तनों की खटकने की आवाज़ आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी? अब जो मैं खाना देखने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैं कहने लगी कि मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उसे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लाई थी, वही हमने बनाकर खाई है। तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को पता है ना मेरी हालत ऐसी है, मैं इस हाल में काम ना करूँगी। फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगाई है? मैं भी बोली, अगर आपकी हालत ऐसी है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता क्या आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए? मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर चुप लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आओ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ना में सिर हिला दिया, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। मगर भाई ने इस तरह शोर मचा डाला, मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ गया था। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में आया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तू ऐसी औरत है ही नहीं, वह अपनी बहू के साथ जिद करे, तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते आदमी के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी थी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के नीचे लग गए हो। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना अंधा भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा था कि आप यह घर छोड़कर चले जाते, मगर आप में तो शर्म ही नहीं है, आप तो बेशर्म हैं। मेरी यह बात सुनकर भाई ने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही।
मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई है। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी। वह भी रो रही थी। कहने लगी, देखा ना, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी? घर जो आपका छोड़कर आई है वह आपके पति का था। मरने से पहले आपके नाम पर था। से निकाल दिया और आप अपने घर में जाकर बैठे। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ चली जाऊँगी। मम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी। कहने लगी, भगवान इस ज़िंदगी से अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करो, आपको भगवान का वास्ता है। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं बोली, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के शब्दों पर मुस्कुराहट उभर गई थी। कहने लगी, मैं इतने गमों में उलझी थी कि अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो कृपा है कि तुम उस घर जा रही हो। वो एक अच्छी औरत है, हमें अपने घर में जगह दे देगी। अब हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर रहेंगे। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हम उनके घर जाकर अपनी सारी समस्या बता देंगे। मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी। मौसा भी एक अच्छा इंसान था। उसने भी हमारे आने पर किसी तरह का ऐतराज़ नहीं किया था, बल्कि वह तो कह रहा था कि आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहो, जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मौसी एक नर्स थी। वह सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए तो उन्होंने नौकर रखे हुए थे। यहाँ मैं मम्मी बहुत चैन से रहते थे। हमें यहाँ पर आए 2 हफ्ते हो गए थे जब मौसी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी थी। मम्मी उनकी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मौसी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी को इस बात की परेशानी थी कि उन दिनों अस्पताल में बहुत भीड़ था और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आपने छुट्टी ली तो समझे इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मौसी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। वह कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो मैं दीवारों को ताकती रह जाती हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप मुझे बोले तो मैं आपकी जगह पर अस्पताल चली जाया करूँगी। मौसी को मेरा राय पसंद आया। वह कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वह कह देगी तो तुम चली जाया करना। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उसने हाँ कह दी थी क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ख़राब थी। वह अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत ही हो। मैं अस्पताल जाने लगी तब मुझे मौसी ने एक बात कही थी। वह कहने लगी, सिया मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बताया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मुझ उस काम का एक्सपीरियंस नहीं था। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखना था और जैसे कि मरीज की हालत बिगड़ती मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती। ऐसे ही बड़े दिन बीत गए। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी,
तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी। न जाने आज मेरा दिल कैसे दुखा हुआ था। मैं खुद पर काबू ना कर पाई और अपनी सारी आप बीती उसके सामने खोल कर रख दिए और उदास हो गई। कहने लगी, तुम भी अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। जो लड़कियों अपने पैरों पर खड़ी होती है वह बहुत मजबूत हो जाती है। बल्कि ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल में नहीं आ जाती तब तक तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैं बोली, यह कैसे मुमकिन है? वह बोली, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें सफाई के पैसे दे दूंगी। वहाँ की नर्स छुट्टियों पर है। मैंने उस नर्स की ऑफ़र कबूल कर ली, मगर मैंने मौसी की यह बात छुपा ली थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती, नर्स के हिदायत के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक देती। बदले में वह मुझे 1000 रुपया देती थी। एक ही हफ्ते में 18,000 रुपये जमा करने के काबिल हो चुकी थी। मैंने बहुत खुशी थी। इतना जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मगर वह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उन थैलियों में ऐसा क्या होता है। वह नर्स मुझे सबसे छुपकर काम करने को कहती है। रोज़ बेरोज़ मेरा बहुत काम बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठाकर रहा है। वह बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। वह कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। ज़रूर उसमें कोई राज छुपा है। मुझे शक में मजबूर होकर इस बार थैली खोलकर देखी, पर जान निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके थी। यह एक सरकारी अस्पताल था। यहाँ पर गरीब लोग मुफ्त में इलाज किया जाता था, मगर कुछ दिनों से अस्पताल में यह खबर आ रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही है। अब मैंने देखा था कि वह दवाइयाँ क्यों कम पड़ रही थी, तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जाती थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी, जिसकी दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई थी। नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी। यह दवाई और इंजेक्शन बाहर भिजवा देती थी, जो एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन यह दवाइयाँ किसी दूसरी जगह पर बेच दी जाती थी। लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। उस वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मैंने ठान लिया था कि मैं इस गैर कानूनी काम को उस नर्स का साथ नहीं दूंगी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसका राजफास करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उसने पहले तो यह बात किसी को बताने से मना कर दिया था। फिर मैंने जब उसे सबूत दिया तो उसने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहा कि अभी यह बात तुम हरगिज मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुलवा लिया था। जब नर्स मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए थे। उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मैंने डॉक्टर की मदद की थी और सरकारी दवाइयाँ वगैरह गैर कानूनी तरीके से बेचने के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे हॉस्पिटल वालों की तरफ से 5 लाख का इनाम मिले थे और साथ ही मुझे नर्स की नौकरी का ऑफ़र भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने यह बात मौसी और मम्मी को बताई तो वह बहुत खुश हो गई थी। फिर मम्मी ने कहा, अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसलिए वह अस्पताल वापस जाने लगी थी। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गई।
मुझे मेरे शहर में नर्स का कोर्स करने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने पर परेशान थे। भाभी के आखिरी टाइम चल रहा था, मगर इन दिनों में भी वह हमारे साथ जुबान लड़ाने से बाज नहीं आती थी। अब मैं अपना काम करती थी तो मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि मोहित, अगर तुम यह घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भाई तो यह बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घरों के किराए देना आसान बात नहीं है। मुझे वह मालूम बन गए थे और मम्मी से माफ़ी मांगने लगे। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया कि उन्हें हमारा खर्च ना बर्दाश्त करना पड़े, जबकि उनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ साल बाद मैं अपना कमाने लगी तो भाई भाभी मेरे आगे पीछे घूमते फिरते थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी फालतू चीज़ की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा और हम उसे माफ़ कर देंगे तो यह उन पर एहसान नहीं होता, बल्कि हमारा खुद पर ही आसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को ऐसी समस्या में घेर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दिनों माफ़ कर दिया था और मैंने अब घर में एक काम वाली भी रख ली जो घर के सारे कामकाज करती थी। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा थी, फिरती रहती थी, वह तो हमसे नज़रें भी मिलाने के काबिल नहीं थी। मम्मी और मैं अपनी ज़िंदगी से आराम से थे, हमें किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं थी। यह थी आज की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।